हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि आपको पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटीज के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। और अब तक हमने टोटल क्लास सिक्स के टोटल हम लोग 8 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का जो परिवेश होता है उसके बारे में, और किस प्रकार से अलग अलग जंतु, मानव, पेड़ पौधे अपने आप को अपने परिवास में, मतलब अपने हैबिटाट में किस तरह से अनुकूलित करते हैं, ऐसी क्या क्या क्षमताएं उनके पास होती हैं। तो उन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले। जैसे आपने ऊंट का, कैमल को सुना होगा, जैसे कैक्टस पौधा है, जैसे जिस प्रकार से हाइड्रोफाइटा जो है जलीय पौधे, वो अपने आप को किस प्रकार से अपने वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जानवरों में इतनी ज्यादा अनुकूलनशीलता है कि वो बहुत ही विपरीत प्रकार के क्लाइमेट में भी अपने को जो है उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। और किस प्रकार से जब मानव, जंतु, मनुष्य या फिर कोई भी जो पेड़ पौधे यदि खत्म होते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद भी कैसे ये पूरा का पूरा सेशन चलता रहता है, मतलब प्रजनन प्रक्रिया वगैरह। तो ये सभी चीजों पर हम लोग आज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। सो सत श्री अकाल, जस्सा सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको पता होगा उड़ान की टीम अपना कर्तव्य निभा रही है। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलरली आपको है ना बहुत सारे कंटेंट यहां पर कवर होते हैं। सो रुद्र गौतम इज माई नेम। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे 8 PM पर जो क्लास आती है वहां आप लोग फॉलो कर सकते हैं। राइट। और इसके अलावा मेरे स्पेशल लेक्चर्स भी आ रहे हैं। जीडीपी में जो स्लम्प हुआ था उस पर मैंने डेडिकेटेड लेक्चर भी बनाया, तो 8 PM पर और मल्टीपल क्लासेस। तो दोस्तों, आजकल जो मैं स्पेशल लेक्चर जो यूट्यूब पे लिया करता हूं, वो मैक्सिमम लेक्चर्स अब मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी लूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट मेरे इन लेक्चर्स के माध्यम से मिलेगी। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तुरंत मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। और मैं एडवांस में कोर्सेज बनाता हूं, उनमें आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये है मेरा रेफरल कोड RPSir10। इसकी मदद से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा विद माय रेफरल कोड, और प्लस आइकॉनिक या फिर आप GS के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एंड यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट बाय दिस। तो आपको जब भी लगे आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बाय माय नेम रुद्र गौतम। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी कि जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर मेरा ये कोड अप्लाई होता है अनअकैडमी में, जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं। राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग सीधा चलते हैं 9th चैप्टर की ओर। राइट। सो 9th चैप्टर पे हम आ गए हैं और हम सजीव और उनका जो परिवेश है उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं आज। ठीक है। आप लोग कभी घूमने गए हो तो हिमालय पर आप देखते हैं इतनी ठंड है, चीड़, देवदार, ओक के वृक्ष हैं जो कि पाइन ट्रीज हैं अपने आप में, और वो शंकुनुमा है, ताकि उनके ऊपर यदि कभी बर्फ गिरती है तो कहीं ना कहीं उस बर्फ को वापस नीचे ले जाया जाए, है ना। तो इन्होंने अपनी अनुकूलनशीलता बनाई हुई है। इसी प्रकार से यदि आप राजस्थान की यात्रा करते हैं तो ऊंट उष्ण मरुस्थल में घूमते हैं और इनके कुबड़ होता है, पैर गद्दीदार होते हैं, त्वचा से कम निकल सके, इसका भी प्रायोजन होता है। तो हम अलग अलग प्रकार की अनुकूलनशीलता देखते हैं। समुद्र तट पर आप देखेंगे तो अलग प्रकार की है जो है विविधता है। तो यही विविधता, अलग अलग जानवरों में ये जो विविधता है, वही उन्हें उस परिवेश में, उस वातावरण में रहने अनुकूल बनाती है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ठंडे होते हैं, कुछ स्थान गर्म होते हैं, कुछ बिल्कुल शुष्क होते हैं, कुछ आर्द्र होते हैं। तो अलग अलग जीवों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और वो अपने परिवेश को इस प्रकार से मैनेज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग इन्हीं सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि सबसे पहले बात आती है कि जो लवणीय जल है, लवणीय का मतलब क्या होता है? सैलाइन वाटर। तो सैलाइन वाटर जो है समुद्र में जंतु और पौधे, खारा पानी, तो वहां पर भी वो श्वसन भी कर पाते हैं, जल में विलय
जल में विलय डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी ले पाते हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या है कि वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, घुलित ऑक्सीजन, उसका प्रयोग करते हैं, घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको सबसे खास बात पता होगी, जो कोरल रीफ होती हैं, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां, तो प्रवाल भित्ति हमेशा खारे पानी में ही होती है। मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव के जो वन हैं, जैसा कि भारत के अंदर लगभग जितने भी कोस्टल राज्य हैं वहां पर बहुत ही सघन और प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ये सभी लवणीय पादप जो है, लवणीय स्थानों पर ही होते हैं। और ये जो पादप हैं जो इतना सारा लवण नमक ले रहे हैं, वो अपनी स्किन, त्वचा में से पादप में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं कि जो ज्यादा मात्रा में सलाइन वाटर है उसको उनके शरीर से आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो इसकी भी सुनियोजित, सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है इस प्रकार के पादपों में, जंतुओं में, राइट। तो आप देखिए, जिस प्रकार से एक और बेहतरीन उदाहरण मैं हमेशा देता रहता हूं, जैसे बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, वो टेरेस्ट्रियल भूभाग में भी रह सकता है, तो साथ ही साथ में वो रह सकता है दलदली इलाकों में, और वो तैरकर मछली भी पकड़ सकता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर एक ऐसा टाइगर है जो मछलियां भी पकड़ सकता है, जो है लैंड में भी रह सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जानवरों ने अपने आप को, स्वयं को अनुकूलित बनाया है अलग अलग प्रकार के वातावरण में। तो आप देखेंगे मरुस्थल में जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दिन और रात में आपको पता होगा, रात में बहुत ज्यादा ठंड और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसके बावजूद भी जो है ये ये जो जीव है आसानी से जी लेते हैं। वहां पर या तो कुछ सांप पाए जाते हैं या फिर कुछ जो है स्कॉर्पियन, बिच्छू पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार की छिपकलियां पाई जाती हैं, ऊंट और खेजड़ी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो आसपास के लिए जो श्वसन के आसपास के वायु का उपयोग करते हैं, और ये जीव जो है पेड़ पौधे जंतु पर निर्भर करते हैं। ऊंट इतना लंबा भी इसीलिए हो गया कि कहीं ना कहीं उनको ऊंचाई पर खाद्यान्न मिलता था। आपको एक बात साथ में मैं ऐड कर देता हूं, अब की बार ये इस तरह का वर्ड जो है फेरल, ऊंट को जो है फेरल एनिमल घोषित कर दिया था। अब ये फेरल एनिमल्स क्या होते हैं? जो पहले तो मानव के काम में आया करते थे, अब वर्तमान में नहीं आते हैं। ऊंट आज भी थार मरुस्थल में तो उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभर गया है। वहां पर अब जो पहले की तरह ऊंटों का काम था वो नहीं है, तो दे बिकम फेरल कैटल। और आपको पता होगा अभी ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊंटों को गोली मारकर हत्या की गई है, क्योंकि ये ऊंट पानी, देखिए ऐसा नहीं है कि ऊंट बिना पानी के रह सकता है ना। याद रखना, छिपकली अपनी लाइफ में कभी पानी नहीं पीती, बिना जो है वो अब जो उसको तरल की पानी की जरूरत होती है वो कीट पतंगों से ही प्राप्त कर लेती है। लेकिन जो ऊंट है उससे 7 दिन के बाद वो एक साथ पानी पीता है और अपने कुबड़ में वो जमा करता है। तो यहां पर ये फेरल एनिमल, आपको फेरल शब्द भी समझ में आया होगा, फेरल एनिमल क्या होते हैं। तो ऊंट और मछली की संरचना में बिल्कुल अलग अलग विविधता आपको दिखेगी। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग विविधता वाले पाए जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है यार, है ना। चलिए, ऊंट के पैर लंबे होते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि जो जमीन की गर्मी, देखिए जो जमीन से पास में रहेगा गर्मी ज्यादा रहेगी, तो शरीर रेत की गर्मी से थोड़ा दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन मतलब यूरिनेट कम से कम निकलता है, पसीना भी कम से कम आता है, तो इसके कारण उसके शरीर से पानी का ह्रास कम से कम होता है। ये अपने आप में अनुकूलन क्षमता बन गई, ठीक है, मरुस्थल, राइट। गुड मॉर्निंग, सबकी को स्वागत है यार, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मछली की आकृति की बात करें तो वो चिकने शल्क से ढकी होती है, जिसे है ना, शल्क का मतलब जो फिन्स कहते हैं, राइट। और ये फिन्स जो हैं, चिकने शल्क, ये मछली को एक सुरक्षा आवरण भी प्रदान करती है। और गिल्स की मदद से मछलियां श्वसन लेती हैं, और इनकी पूंछ चपटी होती है, और पूंछ की जो दिशा है उसकी मदद से वो तेजी से धारा में आगे की ओर प्रवाह करती है। साथ ही साथ मछली का जो शेप होता है वो बहुत ही ज्यादा तिकोना होता है,
तो जल को आसानी से काट पाती है, ज्यादा मोटी पतली इस तरह की होती है शेप कि वो आसानी से जल को काट पाए, और पीछे के शरीर से वो एक थ्रस्ट फोर्स लगाती है और अपने फिन्स की मदद से, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मछली की पूंछ चपटी होती है, जल के अंदर दिशा में परिवर्तन का अपने आप संतुलन करते हुए पूंछ यदि राइट साइड में जा रही है तो वो लेफ्ट साइड की ओर गति करेगी। जिस प्रकार से वायुयानों में हमने जलयानों को रास्ता दिशा निर्देश करना होता है, तो हम लोग जिस प्रकार क्या करते हैं, पानी के अंदर उनकी दिशा को पीछे वाले पंख से उसकी दिशा को चेंज करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर किया जाता है। सो कुमार अरुण जी गुड मॉर्निंग, आरती ठाकुर गुड मॉर्निंग, एंड प्रियंका सिसोदिया आप सभी का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत आगे बढ़ो, पढ़ो और नाम रोशन करो, पेरेंट्स का, गार्जियंस का, और साथ ही साथ में अपने अध्यापक गणों का भी। तो मछली के गिल्स क्लोम होते हैं और उसे जल में श्वास लेने में सहायता मिलती है, यस और नो। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनकी हम बात करें, जैसे कि डॉल्फिन, मैं बात कर रहा हूं ब्लू वेल्स, है ना, ब्लू वेल्स, डॉल्फिन और ब्लू वेल। तो ये क्या मछली में आता है? नहीं, इन्हें हम लोग मैमल्स का मतलब क्या हो गया? स्तनधारी, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब ये कैसे जीव हैं? विविपेरस का मतलब क्या होता है? जो सीधे बच्चों को जन्म दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुमार दृष्टि आईएएस की बुक सही रहेगी? दृष्टि आईएएस की बुक सही है बिल्कुल, और यहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे तो वो भी ले लेना। और गुड मॉर्निंग राम मोहन शर्मा, अदिति मेहता, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का यार, बहुत बढ़िया। तो मछली की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारी होने के साथ साथ वो अंडों को नहीं देती हैं, सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। और जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे जीव जंतु विविपेरस, है ना, जरायुज कहे जाते हैं। हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं इनके लिए? जरायुज का मतलब क्या है? जो सीधे बच्चों को जन्म दे, या फिर विविपेरस। और जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें बोला जाता है ओविपेरस, PAROUS। तो मछलियां अंडों को जन्म देती हैं, जबकि विविपेरस, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा विविपेरस क्या होता है। तो डॉल्फिन्स जो होती हैं, ब्लू व्हेल्स जो होती हैं, उनमें किसी प्रकार के क्लोम या गिल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि वो मछलियां नहीं है। उनमें डेडिकेटेड श्वसन लेने के लिए जो है वो रंध्र होते हैं, जो अपने आप को पानी से बाहर निकाल कर फिर ऑक्सीजन लेती हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, सजीवों में सभी किस्म में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, द स्पेशल स्ट्रक्चर, उन्हीं के कारण वो अपने परिवेश में उन्हें रहने योग्य बनाते हैं। और विशिष्ट संरचना उनके स्वभाव की उपस्थिति और जंतु उनके परिवेश में रहने योग्य बनाता है, अनुकूल बना देता है। उसके पीछे क्या कारण है? उनके शरीर की ये जो विशेष स्ट्रक्चर है, जैसे ऊंट के बारे में देखा आपने, मछली के बारे में देखा, और इसे अनुकूलन कहते हैं, अडॉप्टेशन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित है। कोरल रीफ्स ने अपने आप को अनुकूलित किया हुआ है, राइट। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रवाल भित्तियों ने अनुकूलित किया हुआ है, मैंग्रोव के फॉरेस्ट ने अपने आप को अलग से अनुकूलित किया हुआ है। जो जीव 4000-5000 मीटर गहराई नीचे रहते हैं, उन्होंने भी अपने आप को अनुकूलित किया हुआ है। और वो उच्च दाब और निम्न ताप, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान कम होता जाता है, तो इतने उच्च दाब पर ये ऑक्टोपस वगैरह जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने अपने शरीर को इतना अनुकूलित बना लिया है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है, वह आवास या फिर हैबिटाट कहलाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटाट। और अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव उस आवास पर निर्भर करते हैं। तो हैबिटाट पर वो एबायोटिक संसाधनों के लिए उस परिवेश पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों को स्थलीय आवास,
टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहा जाता है। स्थलीय आवास का मतलब क्या है, जहां पर तल पे, हम लोग तरल की बात नहीं कर रहे, तल पर लैंड जमीन हो। तो यहां पर देखिए आप कि जैसे मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण है। उसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, वो भी किस में आएगा, वह भी टेरेस्ट्रियल वाले भाग में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे और जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। राइट, जैसे कि कोरल रीफ के बारे में देखा हमने, जो भी ओशियन के जीव जंतु एक्वेटिक एनिमल्स हैं, राइट, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु, उनके जैव घटक हैं। जैसे जैव घटक में क्या होता है, जिसमें जो सजीव हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतु, वो हो गए जैव घटक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव वगैरह, वो हो गए जैव घटक। और जब भी हम लोग बात करते हैं राइट, कि अनेक निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं जिनके ऊपर हमारे सभी जीव निर्भर करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे ऊष्मा मिल रही है, जैसे मृदा से केमिकल्स मिल रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, तो वो अजैव घटक होते हैं। तो जैव और अजैव घटक दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। यस और नो, एकदम क्लियर। और देखिए पेड़ों में बीज उगते हैं, बीजों से अंकुरण होता है और अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में अजैव कारकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर होती है जैविक के अंदर, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने परिवेश में सामंजस्य स्थापित करते हैं और जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो अचानक ही ऊंचे पर्वतीय स्थल पर चले जाएं तो हमें श्वास लेने में तकलीफ होगी और शारीरिक व्यायाम और हमें असुविधा महसूस होगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी। तो कहीं ना कहीं जैसे ही परिवेश चेंज हो जाता है तो उसमें जो है, ठीक है, तो यहां पर देखिए आप अंकुरण किया जा सकता है और अंकुरण की मदद से क्या होता है, अंकुरण से ही जो है इनका प्रजनन भी होता है। अब देखिए यहां पर अनुकूलन कोई अल्पकालिक व्यवस्था नहीं है, इट इज नॉट द टेम्परेरी इफेक्ट। अनुकूलन कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ये पिछले कई हजारों लाखों साल से हमारे शरीर में, आप सोचिए मानव के शरीर में वर्तमान में 81 अंग हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडीज 81। सभी का अपना अपना काम है और समय के साथ साथ इन अंगों का विकास और भी तेजी से हुआ है और ये वेल डेवलप होते गए पिछले कई लाखों सालों में। तो ये कोई अनुकूलन जो होता है किसी भी जंतु के अंदर, परिवेश जो बनता है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, राइट। तो देखिए हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते रहते हैं और ये जंतु परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। तो वही जंतु जीवित नहीं रहते हैं जो यहां पर परिवर्तन को झेल नहीं पाते हैं। जो परिवर्तन को झेल लेंगे वो हमेशा जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक किसी भी कुत्ते की भी जो बच्चे होते हैं तो वहां पर आप देखते हैं या तो एक भी नहीं बचता या फिर एक आध ही बच पाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए उसके पीछे रीजन है कि केवल वे जीवी जीवित रहते हैं जो अनुकूलित परिवेश में अनुकूलित हो जाए, ठीक है। अब देखिए जंतु विभिन्न अजैव कारकों और विभिन्न विधियों और अपने आप को वो अनुकूलित करते रहते हैं और इसका परिमाण जो है भिन्न भिन्न आवास में जीवों की विविधता है और इस तरह से जीव इस विविधता में अडॉप्ट करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला मरुस्थल का सबसे बढ़िया उदाहरण है। मरुस्थल में अजैव घटकों एवं ऊंट का अनुकूलन। तो वहां पर पानी कम है, वो अजैव घटक हो गया और ऊंट ने अपने आप को अनुकूलित किया है ना। तो वो समय के साथ साथ आप देखते हैं मरुस्थल में जंतु बिल बनाकर अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिन में तेज गर्मी होती है तो वो नीचे चले जाते हैं। ऊंट के जो लंबे पैर हैं वो उसको मदद करते हैं
और आपको पता होगा नीचे की तरफ यदि कोई जीव जंतु जाता है तो उसको ज्यादा समस्या नहीं आती है ना। तो वो भूमि में गहरे बिल बनाकर रहते हैं। और इस प्रकार से मरुस्थल में उगने वाले पौधे जैसे कैक्टस, तो कैक्टस के अंदर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, उनमें केवल और केवल क्या पाई जाती हैं, उनमें जो है कांटेदार कांटे पाए जाते हैं पत्तियों की बजाय। तो मरुस्थलीय पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को, तो मरुस्थलीय पादपों में ट्रांसपायरेशन भी बहुत कम होता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, जो पानी धीरे धीरे क्या है उनके पादपों में से गर्मी के कारण निकलता रहता है। अब यदि पानी कम निकलेगा तो ज्यादा मात्रा में मांसल में, उनके तने में संचित रहेगा। पत्तियां नहीं होती हैं इसलिए उसमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा तेजी से नहीं होता, और पत्तियां कांटों के रूप में होती है ताकि कम से कम ह्रास हो सके। और नागफनी जैसे पत्तियों वाले संरचना आपने देखी होगी, कैक्टस का आपने उदाहरण सबसे बेहतरीन देखा होगा, राइट। तो ये सभी चीजों को हमें जो है ध्यान रखना है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तनों में होता है, किसमें, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पादप पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ज़ेरोफाइटा। ज़ेरोफाइटा, ज़ेरो का मतलब जो ड्राई एरियाज में। नमस्कार विकास कुमार जी, काजी साहब नमस्कार, सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया यार। आपको कोई भी बीच में डाउट होता है आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं यार, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपको लगता है बीच में किसी भी प्रकार का डाउट है, वैसे ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आगे थोड़ा सा टफ होने वाला है ये, है ना। तो कोई भी डाउट है, अनामिका दुबे गुड मॉर्निंग, साना खान गुड मॉर्निंग, विकास कुमार जी नमस्कार साहब नमस्कार। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर जो ज़ेरो है, ज़ेरो का मतलब क्या होता है, XERO, ज़ेरो। ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, जो शुष्क एरिया में रहे। तो ज़ेरोफाइटा क्या हो गए, वे पादप जो रेगिस्तान में उगते हैं, जैसे ये कैक्टस है, जैसे ये नागफनी है। तो इनमें कुछ विशेष प्रकार की अवस्था पाई जाती है। शीश राम जी गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो पौधों को जल संरक्षण में मदद मिलती है, मोटी परत होती है जो यहां से जो है पानी का निष्कासन को रोकती है। किरण को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तो बहुत सारे गुड मॉर्निंग्स आ गए। इसका मतलब आपको वह अच्छा लगता है कि मैं आपसे बात भी करता चलूं, बीच में बात भी करते चलेंगे। वेरी गुड। आपको मैं वापस से बोल रहा हूं कि यदि कहीं पर कुछ प्रश्न है आप बीच बीच में उठाते रहिए और अपने दिमाग को खुला रखिए एकदम, है ना। सत्य प्रकाश गुप्ता जी को भी गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी को आशीर्वाद भी साथ में। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं, क्योंकि पानी ही बहुत गहराई में मिलेगा। बहुत ठंडे स्थानों में शीतकाल में हिमपात होता है, तो आप कुछ ऐसे पौधे देखते हैं जिनके ऊपर यदि बर्फबारी होती है तो वो आसानी से बर्फ इस प्रकार से नीचे गिरती चली जाए, यस और नो। तो इस प्रकार से पर्वतीय जो वृक्ष है वो बिल्कुल अपने आप में अलग तरह का अनुकूलन रखते हैं। तो यहां पर आपको एक जो है पहाड़ी तेंदुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, जिसको हिम तेंदुआ भी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बहुत सुंदर सा जीव दिख रहा है इसे हिम तेंदुआ कहते हैं, यस। और साथ ही साथ ये आपको याक, राइट। तो ये खैर इसको शायद है ना, ये अपने आप में याक है लेकिन इसको शायद है ना रियर कर दिया गया। रियरिंग का मतलब समझ गए कि इसकी बाल को पूरी निकाल रखा है, अदरवाइज याक के बहुत ज्यादा फर होते हैं। और यहां पर आपको पहाड़ी बकरी, जिसके विशेष प्रकार के खुर होते हैं जो पहाड़ी पे आसानी से चढ़ जाए। और जो बुग्याल, आप बार बार सुनते हैं, बुग्याल क्या होता है, जब भी बरसात के बाद सर्दियों की ऋतु आती है तो बहुत सुंदर सुंदर घास उग जाती है, तो वो बुग्याल कहलाती है। तो वहां पर ये चढ़ती हुई आसानी से पहुंच जाती है। तो इसीलिए यहाँ के जो वृक्ष हैं सर्दी वाली जगह, ये शंकुआकार होते हैं, है ना, शंकुआकार, कॉनिकल। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और सुई के आकार की पत्तियां होती हैं, ताकि यदि जल या हिम गिरे तो वो ज्यादा समय तक उस पर न ठहरे और ऐसा ना हो कि वो गला दें पत्तियों को। इसीलिए इनको रोकने के लिए इस प्रकार की अवस्था है। पर्वतों पर वृक्षों से अधिक भिन्न प्रकार की आकृति वाले वृक्ष पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग धरातल से ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं हिमालयास पे, तो हम देखेंगे जीव जंतु पेड़ पौधों की सभी के
अनुकूलनशीलता अलग अलग होगी। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ डेडिकेटेड अनुकूलन उन जीव जंतुओं में पाया जाता है, जैसे इस प्रकार से इनके फर होते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु हैं वो उस वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। मोटी त्वचा फर से बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। पहाड़ी तेंदुए पर भी फर पाए जाते हैं और बकरी पर विशेष प्रकार के खुर, जो कि चट्टानी ढाल पर आपने देखा होगा कितनी तेजी से बकरी ऊपर तक चढ़ जाती है। तो हम पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हमें जो आसपास का पूरा परिवेश है वो बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आता है ना। हमको कॉनिकल फॉरेस्ट, जिसमें शंक्वाकार फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। अब बात आती है घास की। तो घास में दोस्तों जैसे आप शेर देखते हैं, बाघ देखते हैं, लेपर्ड, इनका कलर ही ऐसा होता है ताकि ये आसानी से घास में छुप सके। तो इसको छुपने के लिए क्या वर्ड आता है? कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग का मतलब क्या होता है? ये एम है। कैमोफ्लैग का मतलब वो अपने आप को छुपा लेते हैं वातावरण में। तो हिरण और इस प्रकार के जीव क्या करते हैं कि उनके पैर लंबे होते हैं, पादांगुलियां खींचकर छिपा लेते हैं, और जब ये किसी को अटैक करते हैं तो ये बाहर की तरफ निकलकर उनको पकड़ने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी अंगुलियां बनी होती हैं। रंग हमेशा मटमैला होता है क्योंकि ये अपने आप को कैमोफ्लैग कर लें, अपने आप को छिपा लें, ताकि, है ना, देख लीजिए आपको शेर ऐसा लग रहा है कि ये इस परिवेश में बिल्कुल कवर्ड है ना। और इसी प्रकार से शेर की जो आंखें हैं वो एकदम फ्रंट में दी हुई होती है ताकि वो बिल्कुल फोकस कर सके। तो इस प्रकार से हिरण ने अपने आप में सभी में जो ये धीरे धीरे, देखिए दोस्तों, ये जो परिवर्तन है बहुत धीरे धीरे आता है, और इन जानवरों ने उस पर्टिकुलर वातावरण में रहने के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से अनुकूलित कर लिया है। तो चूंकि शिकार का पता नहीं चलता, इसलिए चेहरे के सामने आंखें होती है। तो जो शिकार है, शेर की आंखें बिल्कुल फ्रंट में होती हैं। वहीं हिरण की बात करें, घास स्थल पर है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही सिली पॉइंट्स है, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी इन पॉइंट्स के ऊपर प्रश्न कई बार पूछ चुका है ना। आपको ये फ्रंट पे आंखें क्यों होती हैं? किसकी? हिरण की आंखें बिल्कुल आगे होती है तो गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन जंतु हिरण घास में रहता है और पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं, और शिकारी की उपस्थिति की जानकारी भी आवश्यक होती है। तो उसके लिए यहां पर इसकी दिमाग के पार्श्व हिस्से पर थोड़ा ऊपर की तरफ इनकी आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा को महसूस कर सकती है। जबकि शेरों की आंखें जो होती हैं, लॉयन, टाइगर, वो फ्रंट में होती हैं। इनकी आंखें साइड में होती है ताकि चारों तरफ पर निगरानी रखी जा सके। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये शेर को अलग इस तरह से बनाता है, और जो हिरण है उसमें आंखें देख लीजिए आप, यहां पर साफ लिखा है कि सिर के पार्श्व में दोनों ओर, मतलब यदि ये सिर है तो उसके इस कोने पर और इस कोने पर, ताकि सब कुछ चीज का आकलन किया जा सके। राइट, चलिए, चारों तरफ का आकलन किया जा सके आसानी से। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में मदद करती है। शेर, हिरण और अन्य जंतु पौधों और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उसके खुर, है ना। ठीक है, अब बात आ रही है समुद्र में। तो समुद्र में जो मछलियां होती हैं वो धारा रेखीय, मतलब उनका आकार कुछ ऐसा होता है, नुकीला। और यहां पर ऑक्टोपस की बात करें तो उच्च दाब को भी सहन कर सकता है, क्योंकि ऑक्टोपस नॉर्मली क्या है, गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो धारा रेखीय, तो समुद्री जंतुओं के शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होते, वे समुद्र की गहराई और तलहटी में रहते हैं। तो जो भी समुद्र की गहराई और तलहटी में रहते हैं वहां पर उनका जो है धारा प्रवाही नहीं होता। मछलियों का जरूर क्या है, शेप इस प्रकार का होता है, क्योंकि पानी के नीचे वो उनके अंदर इस प्रकार से अनुकूलन है कि वो अपने पैर को सीधा करके जब खोलता है ऑक्टोपस, तो अपने आप वो आगे की ओर गति करने लगता है। यस और नो? तो इस प्रकार से शिकार को पकड़ने, जल में चलने, शरीर के धारा रेखीय होने के कारण और पानी के अंदर पूरी जिंदगी बिता लेने के लिए उन्हें गिल्स पाए जाते हैं। जबकि ब्लू व्हेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं पाए जाते, उनमें क्या है, उनमें फेफड़े होते हैं, जिस प्रकार मैमल्स में पाए जाते हैं। और ब्लू व्हेल
और जितने भी ब्लू व्हेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं वो एक मैमल हैं, स्तनधारी हैं। और आप देखिए यहां पर बात कर भी दिए कि जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन और व्हेल कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं और सिर के स्तर पर नास द्वार, वात छिद्रों के द्वारा, है ना, नास द्वार का मतलब नाक होता है प्रॉपर, और एक साथ वो पानी के सतह पर आकर ऑक्सीजन लेकर फिर से नीचे चले जाते हैं और इस प्रकार से जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और समय समय पर समुद्री सतह पर आकर ये जीव अपने श्वसन लेते हैं, अपने श्वास को पूरे फेफड़ों में भरते हैं और फिर से नीचे चले जाते हैं। तो अपने आप में देखेंगे आप कि अलग अलग जीवों में बहुत अलग अलग तरह की अनुकूलनशीलता है। गिल्स क्या होता है? गिल्स जो है वही गलफड़े कहलाते हैं। जो मछलियां हैं वो अपना जो श्वसन है वो गिल्स की मदद से, जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मदद से, गिल्स की मदद से श्वसन लेती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या फिर कह लीजिए घुलित ऑक्सीजन। अब यही जो घुलित ऑक्सीजन है यहां पर हमें पता होना चाहिए कि कम से कम 10 ppm की तो आवश्यकता होती ही है। ये मैं एनवायरमेंट में भी पढ़ाता हूं। कम से कम जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में 10 पार्ट पर मिलियंस तो होनी ही चाहिए और ये गिल्स की मदद से। और आपको एक और बात पता होगी कि मछलियों में जो हृदय होता है वो वेनियस, पूरी तरह से जो है वो शिराओं वाला हृदय होता है, क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन होता है वो उसका त्वचा लेवल पर ही हो जाता है। जबकि मानव में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकारक ब्लड और अनऑक्सीकृत ब्लड दोनों ही हृदय में आकर फिर फेफड़ों में जाकर और फिर निश्वसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसीलिए इन जीवों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं जो हैं वही इनको लंबे समय तक। अब देखिए मेंढक के अंदर विशेषता क्या है कि वो त्वचा से भी श्वसन ले सकता है। जिस प्रकार से केंचुए के बारे में सुना होगा, केंचुआ त्वचा से भी श्वसन ले सकता है, तो त्वचा से भी श्वसन लेता है केंचुआ। और मेंढक के अंदर उभयचरी गुण क्या है कि जब वो धरातल पर रहता है तो उसके पीछे वाले पैर बहुत बड़े हैं, तो वो आसानी से जंप करके कूद सकता है और पानी के अंदर भी वो त्वचा से श्वसन कर लेता है। यस और नो? ठीक है। और इनमें मेटामॉर्फिज्म भी पाया जाता है। पहले ये टेडपोल होते हैं और फिर बड़े होकर मेंढक बनते हैं। तो तालाब और झील में आपने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को देखा होगा। यहां पर दोस्तों जो ये पादप दिखाई दे रहे हैं, जो जल में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उत्प्लावन बल जिसे बोयेंसी फोर्स इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, बोयेंसी फोर्स कहा जाता है ना, बोयेंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। और इसके कारण ये ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ एडिशनल बातें दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम के लिए भी मददगार रहेगी। राइट, देखिए यहां पर शायद यदि दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं आपको, एक मिनट। यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा। यहां पर देखिए कुछ पादप में प्लवक होते हैं। प्लवक का मतलब क्या होता है? प्लवक वो होते हैं जो प्लैंकटन है। राइट, प्लवक वो है जो प्लैंकटन है पादपों में। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा जो पादप के अंदर तैरते रहते हैं, जैसे कि जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। एक बार इसको F5 करके बताता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी की इस तरह की क्लासेस में लेता रहता हूं। देखिए यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो देखिए ये जो है वो प्लवक है और यहीं पर न्यू स्टोन्स पाए जाते हैं जो हमेशा पृष्ठ तनाव पर रहते हैं। राइट, कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हुए ही नजर आते हैं, ऐसे हल्के हल्के कीट पतंगे, कीड़े, तो वो न्यू स्टोन्स हैं। और प्लू स्टोन क्या होता है दोस्तों? प्लू स्टोन होता है जो अपने उत्प्लावक बल की मदद से तैरते हैं। उत्प्लावन बल का मतलब क्या है? पानी के अंदर उत्प्लावन बल के कारण ही तो जहाज ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं, बुयेंसी फोर्स के कारण। तो जो प्लू स्टोन जानवर हैं वो हाइड्रोफाइटा और कमल या फिर हाइड्रोफाइटा, ये प्लू स्टोन्स कहलाते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे।
तो यहां पर मैं आपको कुछ एडिशनल बातें और ऐड कर देता हूं ताकि आपको और स्टैंडर्ड लेवल पे चीजों की समझ पैदा हो जाए। तो ये वाले जो हैं पेड़ पौधे वो हैं प्लूस्टोन। प्लूस्टोन क्या होते हैं? प्लूस्टोन वे पादप हैं, प्लूस्टोन वे पादप हैं जो पानी में तैरते रहें, क्योंकि उनमें हवा भरी रहती है, जैसे कि कमल, सिंगाड़ा इत्यादि। ठीक है। उसी प्रकार से एक होते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन, नेक्टॉन क्या होते हैं? जो अपनी ताकत से पानी में चलते हैं, मतलब जैसे मछलियां अपनी ताकत से चलती हैं, और है ना। तो प्लूस्टोन ये उत्प्लावन बल के खिलाफ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्टॉन जैसा मछलियां अपने ताकत से। एक और प्रकार के जीव होते हैं और उनका नाम है दोस्तों, वो भी नाम लिख के बताता हूं आपको, प्लैंकटन। प्लैंकटन, प्लैंकटन के पास अपनी गति वाली क्षमता नहीं होती है ना। प्लैंकटन के पास अपनी गति वाली क्षमता नहीं होती है, वो पानी की लहरों के साथ में तैरते हैं। जैसे आपने जो पादप हैं, एक तो सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन, जिनकी मदद से एक्चुअल में समुद्र में पोषण सभी जीवों को प्राप्त होता है। ये उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इन्हीं को कौन खाते हैं? जूप्लैंक्टन। तो प्लवक वो जो जल धाराओं के दबाव में उनके हिसाब से उस दिशा में चले जाए, वो प्लैंक्टन है। दो एग्जांपल कौन से हो गए? फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। वैसे प्लूस्टोन कौन है? जो उत्प्लावन बल के कारण उनमें वायवीयता होती है, वो कहलाते हैं प्लूस्टोन। ठीक है। नेक्टॉन कौन होते हैं? जो अपनी ताकत से चलते, जैसे मछलियां, केकड़ा इत्यादि, और ऑक्टोपस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एक और, उसको बोलते हैं न्यू स्टोन। मैं आपको न्यू स्टोन टर्म भी समझा देता हूं। न्यू स्टोन, न्यू स्टोन क्या होते हैं? वे जंतु जलों में जो पानी के ऊपर जो पृष्ठ तनाव है, पानी का अपना पृष्ठ तनाव होगा, यस और नो बताइए, कंफर्म कीजिए। पानी का अपना सरफेस टेंशन होता है कि नहीं? होता है। तो ये इतने हल्के होते हैं कि हमेशा ऊपर ही रहते हैं, जैसे मच्छर मक्खी का लावा। या फिर आपने कुछ है ना, कुछ समुद्र की तरफ या पानी की तरफ गए होंगे तो कुछ कीड़े है ना ऊपर ऊपर ही तैर रहे होते हैं, वो इतने हल्के होते हैं कि वो पानी के पृष्ठ तनाव का सहारा लेकर। तो आपको कौन कौन से जीव क्लियर हो गए दोस्तों? न्यू स्टोन, फिर आया प्लूस्टोन। प्लूस्टोन, प्लूस्टोन मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया, यही जो उत्प्लावक वाले हैं, जो उत्प्लावन बल के कारण। एक था नेक्टॉन, नेक्टॉन जो अपने ताकत से चलते हैं, नेक्टॉन। न्यू स्टोन पृष्ठीय तनाव, प्लूस्टोन उत्प्लावन बल। और चौथा पॉइंट है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है प्लैंक्टन। प्लैंक्टन, तो ये सभी आपको एक्वेटिक जीवों में पढ़ने होते हैं। आप लोगों को इस प्रकार के जो लेक्चर है ना, मैंने आपको एक अभी एक जो है पीडीएफ दिखाई, पीपीटी दिखाई, वो सभी मैं डेली 8 PM की मेरी क्लास आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। वहां पर मैं कंप्लीट सिलेबस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का 8 PM पर कवर करवा रहा हूं। तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करके मैक्सिमम मेरी क्लासेस ले सकते हैं। वहां पर मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस भी आते हैं। तो कंफर्म कीजिए कितने लोग मुझको फॉलो करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एक बार बताइए मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोइंग मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप? माय नेम इज रुद्र गौतम, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, यस और नो। और एनवायरमेंट इकोलॉजी के मैं 21 लेक्चर पढ़ा चुका हूं अब तक, और पूरे 100 लेक्चर की पूरी सीरीज है। तो दोस्तों जरूर आप वहां पर देखिए, और वहां पर आपका इंटरनेट डेटा भी कम खर्च होता है ना। तो कितने लोग सुनते हैं मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, क्योंकि अब तक मैं 21-22 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। एक एक पिक्चर को बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं, जैसे यहां पर लेकर चलता हूं, राइट। चलिए, तो आप मुझे फॉलो कर लेना आज ही, रुद्र गौतम नाम से, ठीक है। प्लूस्टोन, नेक्टॉन, राइट, ये सभी टर्म सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाती है। तो कुछ जलीय पौधे सतह पर प्लवन करते हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्लूस्टोन। और उसके पीछे कारण यह कि उनमें थोड़ी बहुत हवा वायु पाई जाती है ना। अनामिका दुबे, आप यूपीएससी का सिलेबस पूछ रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस तो बताने में पूरा पूरा दिन लग जाएगा। आपको डाउनलोड करना चाहिए यूपीएससी की साइट से एक बार, है ना। इसमें कुछ पौधे की जड़ें जलाशयों, तलहटी और मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे में
जड़, मिट्टी और जल से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मतलब जो जड़ें हैं वो धरातल से पोषक पदार्थ प्राप्त करती है ना। ओके ओके बेटा, जरूर फॉलो कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, परंतु जलीय पौधों में जड़ों का आकार बहुत ही छोटा होता है। देखिए, रेगिस्तानों में जड़ों का आकार बहुत नीचे तक जाएगा, लेकिन यदि हम लोग बात करें, है ना, रेगिस्तान में जड़ें बहुत गहरी हैं, पानी को तो जरूरत ही नहीं है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर। कोशिका में आपको पता है कि वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं। जो जलीय पौधे हैं उनमें रिक्तिकाएं या तो मौजूद ही नहीं होती है क्योंकि उनको पानी की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो भी ज़ेरोफाइटा हैं, जितने भी पौधे रेगिस्तान में उगते हैं, उनमें वैक्यूल का आकार सबसे बड़ा होता है। कोशिका में सबसे बड़ा ही वैक्यूल होता है, पादप कोशिका में, जो ज़ेरोफाइटा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल किया है फॉलो, बिल्कुल। विकास कुमार जी अभी का अभी पहले डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। कल मैंने बहुत अच्छा लेक्चर और भी पढ़ाया है, मैं इस प्रकार के लेक्चर्स यूट्यूब पे भी लाता हूं। आपने देखे होंगे मेरे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेक्चर आ रहे हैं आजकल, है ना। स्पेशल लेक्चर्स की सीरीज चला रखी है मैंने। और यहां पर मैंने कल जो है ये बताया कि जो Q2 है उसमें जो 7.5 की जो नेगेटिव ग्रोथ देखी है भारत ने पिछले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून में, हमने कितनी रेट देखी थी ग्रोथ रेट दोस्तों? हमने देखी थी माइनस में 23%। और सेकेंड क्वार्टर में कितनी हो गई? सेकेंड क्वार्टर में 7.5 हो गई माइनस में। थर्ड क्वार्टर भी नेगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे फोर्थ क्वार्टर आएगा, रिलीज होगी 3 महीने की तिमाही की पूरी जो जीडीपी ग्रोथ है वो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इस प्रकार के लेक्चर्स भी मैं आजकल क्या हो रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेडिकेटेड लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। तो एक एक लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको एक प्रीलिम्स मेंस का बहुत एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलता रहेगा समय समय पर, राइट। चलिए, इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है, बिल्कुल, तभी तो पानी में ये आसानी से फ्लो कर पाते हैं, है ना। इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है? प्लू स्टोन। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल सतह पर प्लवन तैरते रहते हैं। ठीक है, कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं, कुछ तो जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। ठीक है, सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इसमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी और पतली और रिबिनदार होती है। रिबिनदार क्यों? क्योंकि यदि पानी का तेज बहाव भी आए तो आसानी से, है ना, रिबिनदार होना बहुत जरूरी है। और जो पत्तियां पानी के ऊपर है वो उसमें वायवीय गुण होता है। और इस प्रकार यदि बहता हुआ जल भी ऐसा ना हो कि पेड़ पौधों को पूरी तरह से काट दे या खत्म कर दे। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जल इनके बीच में बहता रहता है, राइट, और ताकि क्या हो सके, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, मेंढक का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढक एक ऐसा जंतु है जो तालाब और जल दोनों में रहता है। पश्चपाद बहुत लंबे होते हैं और इसमें जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, और ये आसानी से शिकार को अपनी जीभ से भी पकड़ सकता है, छलांग भी लगा सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है मेंढक अपने आप को उस परिवेश में जो है अडॉप्ट करवा लेता है, मतलब कि अनुकूलित हो जाता है। अब बात आती है कि जो अंडे देने वाले जीव हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी को उसका आंसर देना है। उन दो जानवरों के नाम आपको बताने हैं, उन दो एनिमल जानवरों के नाम बताने हैं जो अपने आप में मैमल हैं, स्तनधारी हैं, लेकिन वो अंडे देते हैं। आपको ये एनसीईआरटीज जो है ना 7th 8th के एनसीईआरटीज में जरूर मिलता है। तो वे कौन से ऐसे जानवर हैं जो हैं तो स्तनधारी लेकिन अंडे देते हैं, तो जरूर बताइए। और इस प्रकार से मुर्गी, आपको देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में ऐड कर देता हूं, राइट। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको कोशिका में पढ़ा चुका हूं। एक पॉइंट होता है अंतः निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मुर्गियों में आपको क्या दिखेगा? देखिए, यदि मेल और फीमेल, यदि बच्चे का जन्म या अंडे का जन्म गर्भ में हो रहा है, मादा के पेट में हो रहा है, तो वो अंतः निषेचन है। लेकिन यदि
मादा अपने अंडाणुओं को बाहर छोड़ रही है और उसके ऊपर पुरुष वाला अपने स्पर्म्स अलग से बाहर प्रकृति में छोड़ रहा है, मादा के गर्भ में नहीं, तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। तो बताइए मुर्गों में क्या है? अंतः निषेचन। मेंढक में क्या होता है दोस्तों? मेंढक में फीमेल बहुत सारे एग छोड़ देती है, उसके ऊपर मेल बहुत सारे स्पर्म छोड़ देता है और उनमें से कुछ का जो है निषेचन होता है और टेडपोल बनकर आते हैं। तो क्या आपको अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन क्लियर हो गया? निकिता जी बोल रही हैं ऑस्ट्रिच। बेटा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच तो एक पक्षी है जो फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच को हम लोग मैमल में मानते ही नहीं है। ऑस्ट्रिच इज नॉट अ मैमल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल बात क्लियर है आपको? चलिए, तो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गैसों के आदान प्रदान का तरीका सब में भिन्न भिन्न हो सकता है। केंचुआ जैसा कि त्वचा से सांस लेता है। मछलियां किससे श्वसन लेती हैं? गिल से, क्लोम से लेती हैं, और इसकी सहायता से जो वो जल में विलेय ऑक्सीजन है उसको अवशोषित कर लेती है। नहीं भाई कंगारू, ओ हो आज तो सब इसका मतलब आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है। कंगारू को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं कंगारू के लिए, मार्सुपियल। मार्सुपियल एनिमल। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जो मार्सुपियल एनिमल क्या होते हैं। पांडा और जो कंगारू हैं, इसके अलावा सॉरी क्वाला, क्वाला एक जीव होता है क्वाला, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। क्वाला और कंगारू ये दोनों कोई अंडे नहीं देते हैं, ये तो सीधे बच्चे देते हैं। ये अपने बच्चों को अपने पेट की थैली में रखते हैं। और इस प्रकार के जो जानवर होते हैं जो अपने आधे विकसित बच्चे जन्म देने के बाद में अपने पेट के अंदर पालकर और फिर उन्हें बड़ा करते हैं, ऐसे जंतु मार्सुपियल जंतु कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ममता देवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्लेटिपस और एकिडना। तो अब पहला आंसर आया, क्लैपिंग फॉर यू, सभी के लिए बहुत बढ़िया। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहां पर इन्होंने कंगारू बताया, लेकिन मार्सुपियल जीव आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वाला, कंगारू आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल जो ममता ने लिखा है। प्लेटिपस और एकिडना वो दो ऐसे जानवर हैं जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, लेकिन अंडे देते हैं, राइट। और इनके आदान प्रदान से पत्तियों के द्वारा, है ना, सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। एकदम क्लियर है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष, प्लांट, है ना, वृक्ष, वो ऑक्सीजन को ज्यादा निष्कासित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और दिन में। और रात के समय यदि मैं एनालिसिस करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अपने जीवन काल में पौधा ऑक्सीजन ज्यादा निष्कासित करता है, और इसीलिए तो इस प्रकृति में बैलेंस बना हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से हमें उद्दीपन, हम देखते हैं हमें कांटा लगता है, नुकीली वस्तु लगती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, और ऐसा ना हो कि उसका ना पता चले और हमें हमारा पूरा शरीर खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा जहरीला कांटा है, उससे मृत्यु हो जाए सांप के काटने पर, तो हमें पता तो चले। तो इसके लिए आपको पता होगा कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है और यहां पर कोई कांटा लगा है, तो यहां पर या फिर कोई मैंने गर्म वस्तु छू ली, तो उस केस में इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड पर, मतलब मेरुदंड पर, और फिर वापस से मेरी ऐच्छिक वॉलेंटरी फंक्शन को, ऐच्छिक गतिविधियों को परमिशन मिलती है कि भाई हाथ को पीछे कर लो, और जैसे ही पीछे करते हैं तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती क्रियाएं, राइट, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो याद रखना, उद्दीपन, हमें तेज प्रकाश, आंख बंद कर लेते हैं हम लोग, तो इन्हें उद्दीपन कहते हैं, है ना, रिफ्लेक्स प्रक्रियाएं कहते हैं। और इनका भी शरीर में न्यूरॉन सिस्टम की मदद से पूरा कंट्रोल रहता है, और न्यूरोलॉजी का पूरा कंट्रोल मस्तिष्क में रहता है या फिर रहता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जो तुरंत हमारे को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो हम लोग
स्पाइनल कॉर्ड की मदद से करते हैं। याद रखना, दिमाग तक वो संकेत नहीं जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो भी न्यूरॉन कोशिका है ना। और दिमाग के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। तो इसी प्रकार से जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ है, पादप भी और जंतु भी अपने विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों द्वारा, डिफरेंट टाइप ऑफ बायो प्रोसेसेस के द्वारा ये अपने वेस्ट को, अपशिष्ट को निकालते रहते हैं, विषैले पदार्थ को निकालते रहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा P450 साइटोक्रोम। कितनों ने सुना है बताइए, क्या है ये? P450 साइटोक्रोम ये क्या होता है? ये लिवर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, जो क्या करता है? जहरीले टॉक्सिक पदार्थ को हमारे शरीर से निकालता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं। तो यकृत जो है वो कई तरह से पित्तरस के तौर पे वसा को पचाने, इस प्रकार के हमारे शरीर में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। पौधों के बहुत सारे भाग होते हैं जहां पर वो अपने विभिन्न भाग से अपशिष्ट पदार्थ, जैसे गोंद क्या है? गोंद जो होता है हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो गम्स पाए जाते हैं वो, और रबर एक्चुअल में वो उनके शरीर से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है। और देखिए अंडे प्रजनन देकर, यदि वैसे क्या होता है, प्रत्येक जीव जंतु, हम आप सभी एक ना एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या प्रकृति रुक रही है? नहीं। और इसके लिए प्रकृति ने प्रजनन, पादपों में क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और जंतुओं के अंदर अंडे वाले जंतु, बिना अंडे वाले जंतु, डायरेक्ट जीवित देने वाले जंतु। तो इस प्रकार से पादपों में अंकुरण, एक पत्र बीजी, द्विपत्र बीजी अंकुरण होता रहता है और समय समय पर वो प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से आलू जो ट्यूबर नाम के तना होता है ये, और ये भी कलिका की मदद से पादप उगता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रजनन भी है जंतुओं में, उनमें उद्दीपन के लिए उनको पता चल जाता है कि भाई कौन सी खतरनाक वस्तु हमारे शरीर से, सूर्य की रोशनी को हम सीधा आंखों से नहीं देखते, राइट। पौधे सामान्यतः भूमि को जकड़े रहते हैं, एक दूसरे स्थान पर नहीं जाते, और वहीं से जल, खनिज, संश्लेषित पदार्थ और दूसरों को संवहित करते हैं जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। यस और नो। और प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण अलग अलग होते हैं। एक समय आता है जीवों की मृत्यु हो जाती है, और हमारी जो मृत्यु होती है उसके पीछे कारण क्या है? एपोप्टिस। एपोप्टिस क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारी कोशिका एक ना एक समय पर मरती है, राइट। तो कोशिकाओं की स्व मरने की तो एक एज आती है जब हमारी कोशिकाओं का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारी मृत्यु पास में आ जाती है। तो प्रजातियां हजारों वर्ष से अस्तित्व में है, लेकिन कोई भी जीव तो कुछ वर्षों के लिए ही रहता है। तो अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहेगी जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहे। तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो मधुमक्खियां हैं, तितली हैं, उनको हमें संरक्षित संजो के रखना होगा, वरना जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी चल रही है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उनके श्वसन, उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि, मृत्यु, ये सभी चलता है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो हमें ये घड़ी, नदी, साइकिल, ये भी तो गति करते हैं, चंद्रमा भी गति करता है, लेकिन वो निर्जीव है क्योंकि वो श्वसन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर सकते हैं। तो सजीव वे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा के अनुरूप काम करते हैं, राइट। तो किसी बीज, यहां पर देखिए, किसी आप दुकान में, भंडार में, कोई एक दुकान है, भंडार में महीनों रखा जाता है कोई भी बीज, तो हमें उस बीज में मिट्टी को बोने पर सींचते हैं तो अपने आप उसमें ग्रोथ दिखाई देती है, प्रजनन दिखाई देता है। तो यहां पर कहीं फ्लोरा फोना तो एक सजीव के तौर पे है, यस और नो। अब आपको देखिए, क्या सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जीवित हैं? जैसे हम लोग बोले कि हम में एक हीट रहती है, गर्मी रहती है, तो वो गर्मी तो गेहूं, ये प्रश्न पूछा हुआ है, वो गर्मी तो गेहूं के बोरों में भी रहती है, क्योंकि जो है बीजों के अंदर श्वसन चलता रहता है। जब बोरे के अंदर बीज लाए जाते हैं, है ना, गेहूं के, तो उसमें थोड़ी गर्मी रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि भाई आम को उसमें उगा ले, पका लें, है ना, कई सारे फलों को हम लोग पकाते हैं गेहूं के बोरों में डाल के।
है ना, गेहूं के बीच में डाल के, क्योंकि उसमें गर्मी रहती है, तो बीज में श्वसन की क्रिया चलती रहती है, जैव प्रक्रम है इसलिए सक्रिय, लेकिन वो इतने सक्रिय नहीं है कि एक पादप को जन्म दे दे। तो फिर आखिर जीवन है क्या? तो हमारे चारों ओर जीवन, जैव विविधता दिखाई दे रही है, जीवन वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में जीवन को एग्जैक्टली डिफाइन करना बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल टास्क है। तो आपको आज समझ में आया अनुकूलन, जलीय आवास, जैविक घटक, उत्सर्जन एक्सक्रीशन क्या होता है, वृद्धि, है ना, सजीव प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, ये सभी। सो किसी स्थान के परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? जहां पर वो रहते हैं, आवास। ठीक है, हैबिटाट। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रहते हैं, है ना, बहुत सारे। जितने ज्यादा संख्या में रहेंगे उतनी ही बायोडायवर्सिटी अच्छी होगी, और जो कभी मान लीजिए एक कोई भी प्रजाति खत्म हो गई तो दूसरी प्रजाति पूरी तरह से जो उस पर निर्भर है वो किसी और पर भी निर्भर हो सकती है। इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी बहुत हेल्दी हो, अधिक से अधिक जीव जंतु हो। जिस प्रकार से ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय या फिर कोरल रीफ्स में जितनी प्रकार की विविधताएं मिलती हैं वैसी विविधता होगी तो हमारी प्रकृति को कभी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन रेगिस्तान और पोलर एरियाज, वहां पर जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है, और यदि हम किसी और ग्रह पर चले जाएं वहां किसी प्रकार की जैव विविधता नहीं, वहां तो जीवन ही नहीं। तो पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण और स्वभाव उनके आवास को विशेष रूप से अनुकूलन करते हैं। आवास अनेक प्रकार के हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं। विभिन्न आवासों में सजीव की विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, पता ही आपको। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। बायोटिक कौन है? पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जो ऑर्गेनिज्म है वो। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सभी क्या बनाते हैं? अजैव घटक बनाते हैं। सजीव वस्तुओं में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। क्या एबायोटिक को भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन और वृद्धि गति ये करते हैं, राइट। तो यहां पर आप लोग कुछ आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं यदि आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को आवास विशेष में रहने वाले योग्य बनाते हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन, अनुकूलन। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे, जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास और जल में रहने वाले को जलीय या एक्वेटिक आवास कहते हैं। मृदा, जल, वायु किसी आवास का क्या कहलाएगा बताइए? बायोटिक या एबायोटिक? तो बिल्कुल एबायोटिक कहलाएगा। हमारे परिवेश में हमारे होने वाले परिवर्तन के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं वही क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन। उद्दीपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स रिएक्शन, उद्दीपन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला इसी प्रकार का लेक्चर होगा जो आपको एनसीईआरटी 6 के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से खत्म कर देगा। लेकिन यदि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, डेफिनेटली आपको मुझे सबसे पहले रुद्र गौतम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। डेली मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर दिए अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, स्पेशल क्लासेस, वहां पर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कीजिए और हर बार आप एनरोल कर लीजिए, राइट। आप मुझे वहां पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। यू कैन इवन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप प्लस आइकॉनिक या फिर ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और यहां पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ में आपको जब भी जितने भी फैकल्टी की क्लास है, जैसे मैंने जितनी भी क्लास ली है वो सभी आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। अब तक मैंने 100+ क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लिए, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। मेरा अपना कोर्स भी स्टार्ट हुआ है 5 दिसंबर से साइंस एंड टेक का, जहां पर मैं इन डेप्थ साइंस एंड टेक के कोर कॉन्सेप्ट को आपके साथ और सिलेबस कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूं। सो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और यहां पर this referral code will be a game changing referral code for your life, because definitely you will gain the maximum benefit। तो अपने गार्जियन से एक बार आप बात कीजिए, और कोई भी गार्जियन आपको पढ़ाई के लिए मना नहीं करता, और अनअकैडमी जैसा जो फीचर है वो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जीएस सेक्शन,
यदि आप लें तो जरूर 2 इयर्स का लें, क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आगे आने वाले सालों में एक आप कंप्लीटनेस प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। तो वाकई में आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, आपने मन में ठान लिया है, सो इफ इट इज अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, आपको उसको करने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको यहां पर मेरे रेफरल कोड की मदद से मैक्सिमम बेनिफिट, मेंटरशिप, गाइडेंस और साथ ही साथ डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। तो एडिशनली जो भी बात है वो आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं। तो आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको जो है ना, जितने भी प्लस की क्लासेज है उसके साथ में पर्सनल कोच मिलता है, जो आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक देता है और आपके आंसर का इवेल्युएट करता है, जो आप उसे लिखकर भेजते हैं कि कितने लेवल पर आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस बढ़ने वाली है उसे आप जितना हो सके जल्द से जल्द एक्सेस कर लीजिए, अदरवाइज फीस में इंक्रीज हो सकता है। मेरे जितने भी लेक्चर YouTube पर हैं, इस चैनल पर हैं, उन्हें आप सुन सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके। आप मुझे नीचे एक लिंक दिया हुआ है सीधा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर अब मैं डेली 2 या 3 या 4 क्लासेस डेली बेसिस पर लेकर आता रहूंगा। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको, और जरूर बताइए। कुछ और इनपुट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कुछ और क्लासेस ली जाए, यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक वीकली करवाया जाए, तो वो क्लासेस भी आपकी मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। नॉट द 23rd November इट इज, टुडे इज व्हाट, टुडे इज 8th December, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।